दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार का चुनाव जो है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी इतना भी नजदीक नहीं है कि चुनाव प्रचार शुरू हो जाए। लेकिन अपने देश में बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे राजनेता चुनाव प्रचार के मर्मज्ञ ही नहीं है, बिल्कुल सिद्धस्त उसमें हैं। और उनके लिए चुनाव एक अनवरत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जहां चुनाव नहीं भी होता है वहां चुनावी अंदाज में आ जाते हैं। जनता के मुद्दों के बजाय चुनावी मुद्दों को प्रमुखता देने लगते हैं। मैं नहीं जानता कि बिहार में अभी क्या हो रहा है, इसीलिए हमने आमंत्रित किया है बिहार के दो बेहद वरिष्ठ लेखक पत्रकारों को, जो बिहार के बारे में किसी और से ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं और जिनकी ऑब्जेक्टिविटी पर और जिनकी समझदारी पर मैं नहीं समझता कि कहीं से भी कोई सवाल उठा सकता है। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अनीस अंकुर साहब, संस्कृत कर्मी, लेखक, पत्रकार। और हमारे साथ हेमंत कुमार जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार के बहुत सारे बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं, अपनी वेबसाइट चलाते हैं बिफोर द प्रिंट। तो आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। हेमंत जी और अनीश जी, हमने इसलिए इस विषय पर आज चर्चा के लिए आपको बुलाया, कि आमंत्रित किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके राज्य में जल्दी ही जाने वाले हैं। संभवतः 29 तारीख को वो जा रहे हैं और पटना में सुना है कि एक रोड शो आयोजित हो रहा है। अब अभी चुनाव तो नहीं है लेकिन रोड शो हो रहा है। अब गुजरात का चुनाव तो बहुत दिन बाकी है, लेकिन गुजरात में भी रोड शो आज हुआ है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, बिहार का चुनाव तो अभी देर से है, लेकिन रोड शो होगा ऐसा बताया जाता है। और गुजरात में भी आ, कल रोड शो हो चुका है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री जी की जो रैली है, और वो विक्रमगंज में है, पटना में रोड शो है, जो अभी तक देखा हमने। मैं आपसे सीधे सवाल ये जानना चाहता हूं क्रमशः। हेमंत जी, पहले आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिन मुद्दों को इस वक्त उठा रहे हैं, जहां भी वो जा रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को जरूर उठा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है बिहार के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर भी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, जो कि एक बाह्य सुरक्षा, यानी बाहर से जो खतरे हैं भारत की सुरक्षा पर या एकता अखंडता पर, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है? आतंकवाद से जूझने का ये ऑपरेशन था या सैन्य कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ जो थी उससे जुड़ा ये मुद्दा था? क्या ये चुनाव का भी मुद्दा बन सकता है? जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये चुनाव का ही मुद्दा है, दूसरा मुद्दा नहीं है ये। अगर ऐसा नहीं रहता तो प्रधानमंत्री जी को उन लोगों के पास से मिलने जाना चाहिए था जिन लोगों ने अपनों को खोया है आतंकी हमले में या पाकिस्तान के साथ जो क्लैश हुआ उसमें गोलीबारी में जो लोग मारे गए। एक वहाँ पुंछ में तो एक परिवार के 2 बच्चे मारे गए, बिल्कुल मासूम 2 बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, वो गोलीबारी के शिकार हो गए। वहाँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गए थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस दिन ये पहलगाम वाली घटना हुई और उसके बाद मोदी जी का कार्यक्रम तय था मधुबनी में और एक तरह से राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा हुई, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी मधुबनी में सभा करने पहुंच गए। नीतीश जी उस मंच पर थे, बहुत सारे नेता वहां पर थे एनडीए के, और वहां जो माहौल था वो लग ही नहीं रहा था कि देश में इतनी बड़ी घटना हुई है। और उसको लेकर काफी आलोचना भी हुई थी, विपक्ष ने आलोचना की, मीडिया में उस पर तरह तरह के लेख लिखे गए और इन चीजों को नोटिस किया गया कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है उससे अभी तक, यानी कि उस समय तो लगा कि कुछ लोगों को लग रहा था कि कार्यक्रम तय था इसलिए चले गए, हो सकता है कि बाद में वो और लोगों से मिले, लेकिन वो अभी तक किसी से मिलने नहीं गए हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या नया डेवलपमेंट क्या है कि उन्होंने गुजरात में बैक टू बैक 3 रैली की है, सभा की है। शुरू हुई, उसकी शुरुआत बड़ोदरा से हुई, उसके बाद दाहोद, उसके बाद कच्छ, इन जगहों पर उन्होंने किया। अब वो पटना आने वाले हैं और उसके बाद वहाँ विक्रमगंज में उनकी सभा होने वाली है। तो
ये वहाँ विक्रमगंज में सभा होगी, पटना में रोड शो होगा। और संयोग देखिए कि ये पिछले साल इसी महीने में तारीख सिर्फ थोड़ा सा पीछे है, 12 मई को पटना में प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ था, पिछले साल जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान। और ये मई का ही महीना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 29 तारीख को वो राजभवन में टिकेंगे। उसके पहले जब पटना आगमन हुआ था एयरपोर्ट से लेकर के टाकुंगड़ा चौराहे तक और बीजेपी का जो दफ्तर है वहां तक वो रोड शो चलेगा। तो लेकिन इन सब के बीच में सवाल उठता है कि जो विपक्ष को लेकर के जो बीजेपी का और प्रधानमंत्री जी का जो पूरा रवैया रहा है, उस रवैये से तो विपक्ष आज की तारीख में विपक्ष से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ रोड शो कर रहे हैं, पूरा श्रेय ले रहे हैं। बड़ोदरा में उन्होंने सोफिया कुरैशी के भाई को, उनके पिता को, उनकी माँ को, उनकी बहन को बुलवाया और उन लोगों ने पुष्प वर्षा की, प्रधानमंत्री जी से उनका अभिवादन हुआ और ये तमाम बातें हुई। और दूसरी ओर विपक्ष का क्या, वो प्रतिनिधिमंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में घूम रहा है। वो बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये क्लैश हुआ उसने भारत का पक्ष बताने के लिए गया। जो बात संसद को बतानी चाहिए थी वो बात दुनिया को बताने आप जा रहे हैं। संसद को नहीं बताएंगे लेकिन दुनिया को बताएंगे। दुनिया संसद से छिपाने के लिए क्या है ये समझ में आने की, समझ से परे की बात है कि संसद से आप क्या छिपाना चाहते हैं जो कि दुनिया को आप बताना चाहते हैं। और ऐसे अवसरों पर खास करके जब विपक्ष को ये जिम्मेवारी दी गई है तो आप कल्पना कीजिए कि विपक्ष के लोग जब लौट करके आएंगे तो वो अगर संसद की कोई बैठक बुलाई जाती है इस मसले पर तो संसद में उनका रवैया क्या होगा। दूसरे की जब कोई वो चुनावी सभा अगर बिहार में होने वाली होगी तो उस चुनावी सभा में क्या बात होगी इन मसलों पर, खास करके ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान भारत के बीच में जो क्लैश हुआ था उसको लेकर के। तो ये सवाल बनता है कि मोदी जी इन चीजों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए तो करते हुए दिख रहे हैं और विपक्ष भी उनके ट्रैप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जो डेलीगेशन गया है मन जी उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हैं, ये बात सही है। तो लेकिन आपका जो विश्लेषण है वो अपनी जगह मुझे लगता है कि उसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। अनीश जी, मैं आपसे भी यही सवाल करता हूं कि क्या ये जो मोदी जी की जो स्टाइल है चुनाव प्रचार की, तो बिहार का चुनाव तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए या सत्ताधारी जो नेता हैं उनके लिए बिल्कुल शुरू हो चुका है, भले ही उसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। तो क्या ये कारगर ढंग से इस मुद्दे को, मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं जहां चुनाव नहीं है वहां भी कह देते हैं, बीकानेर में उन्होंने कहा अपनी रैली में कि उनकी नसों में खून नहीं, वहां का क्या नाम है, गरम सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है। तो ये जो चीजें कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में यही सब चीजें सुनने को मिलेंगी और ये एक मुद्दे के रूप में इसको पेश किया जाएगा? उर्मिलेश जी, आप जैसा कि आपने कहा और हेमंत जी ने भी जिस बात की ओर इशारा किया, उनके पास, आपको याद होगा कि जब ये पहलगाम वाली घटना हुई तो मोदी जी सऊदी अरब में, तो वहां से लौट के सर्वदलीय बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया और सीधे चुनाव प्रचार में एक रैली संबोधित की बिहार। तो बिहार ये इतना महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ चुनाव कितना उनके लिए चुनौतीपूर्ण भरा है, इस बात से समझा जा सकता है। अब अभी 29 तारीख को उनका आगमन हो रहा है किसी और मकसद से, लेकिन वो दूसरा काम भी कर रहे हैं। एक भाजपा खेमे में एक बेचैनी बहुत है, छटपटाहट है और ये एजेंडा पर काफी दिनों से काम हो रहा है। अभी 3 महीने पहले या 2.5 महीने पहले आपने गिरिराज सिंह को देखा कि सीमांचल के इलाकों से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, लेकिन वो फ्लॉप कर गया। तो मोदी जी भी जो आपने कहा कि गरम सिंदूर, इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जो कि उनका बहुत ही पेट एजेंडा रहा है, बहुत ही प्रचलित और जो कंफर्टेबल एजेंडा रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इतने मोर्चों पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि बिहार में उनको वैसी सफलता अब तक नहीं मिल पाई। इधर विपक्ष को अगर आप देखेंगे तो इस बार उसमें जितने भी शव आए जो मारे गए, उसमें सत्ता पक्ष के लोग
कई बार वहां अनुपस्थित दिखे और वहां विपक्ष तेजस्वी यादव है या जो दूसरे महागठबंधन के लेफ्ट पर, ये लोग उन घरों में जा रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं। यहाँ छवाया तो उनके उप मुख्यमंत्री नहीं मौजूद थे, कई बार मुख्यमंत्री नहीं। तो एक जो राजनीतिक लाभ, चुनावी लाभ लेने की जो मंशा है इतनी साफ है, लेकिन उनको उनके भीतर अगर हम कहें कि छटपटाहट भी, उनको बहुत आसानी से कुछ नहीं हो रहा है और बहुत चुनौती मिल रही है। और विपक्ष इस बार थोड़ा सतर्क, सावधान भी है पहले के मुकाबले। जी। लेकिन आपको अनीश जी, अगर मैं एक संक्षेप में और सवाल पूछूं कि क्या मोदी जी के आने से बिहार में, और वो दो कार्यक्रम उनके हैं पटना में भी और विक्रमगंज में भी, क्या इन कार्यक्रमों के जरिए आपको लगता है कि बिहार की जनता या समाज या अपनी सरकार की परफॉर्मेंस, इसके मुद्दे ज्यादा डोमिनेंट होंगे आपके हिसाब से, या वो ऑपरेशन सिंदूर को ही ज्यादा प्रमुखता देंगे? आपके हिसाब से प्रेडिक्शन क्या आपका है? मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपका अंदाज क्या है? मेरा अंदाज ये है उर्मिलेश जी कि इनकी जो लगातार कोशिशें हैं वो अब तक सफल होती हुई नहीं दिख रही हैं, दिखेंगी भी नहीं। इसकी वजह है, ठोस वजह है। आप देखिए कि बिहार का जो 2020 और का चुनाव विधानसभा और 24 का लोकसभा चुनाव, 20 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी इन लोगों ने काफी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त महागठबंधन की तरफ से पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये जो जीवन के जो मसाइल हैं उनको उठाकर लगभग वो तो जीत ही चुकी थी, अगर उत्तर बिहार के 2-3 जिले अगर न गड़बड़ाए होते। मेरा ये कहना है कि उनको बहुत सफलता यहाँ नहीं मिल पाई। बिहार, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश से थोड़ी इसका भिन्न और इसकी विशिष्ट भूमि रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको, हालांकि कोशिशें उनको बहुत है। आप देखिए, मैं एक उदाहरण की, जितनी पटना की भीड़ भाड़ भरी जगह जैसे स्टेशन के पास बुद्धा स्मृति पार्क, भाजपा के भाड़े के यूट्यूब चैनल वहां जाकर हिंदू मुसलमान की बाइनरी इस तरह की क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको इस बार सफलता मिलेगी। उसकी वजह यह है कि 20 साल का इनका जो शासन है एनडीए का, उसके जो भौतिक मसाल है, मेटेरियलिस्टिक मांग है, व्यवस्थागत जनित तो दबाव इतना ज्यादा है कि उसमें ये एजेंडा वर्क करेगा। और इसमें इतने झोल, इतने छेद हो चुके हैं अभी से ही, सीज फायर को लेके 50 तरह की बातें लोगों के पास पूछ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका इनको फायदा मिल सके। हेमंत जी, आपने स्वयं भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है हमारे पहले के भी कार्यक्रमों में आपने कहा है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सब मानते हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां हिंदी हार्टलैंड का संभवतः एकमात्र स्टेट है जहां पर आज तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कोई नहीं बना। सीटें उसको आ गई जरूर सत्ताधारी दल में सबसे अधिक, सत्ताधारी गठबंधन में, लेकिन चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बना। तो क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार जो इतने वर्षों तक चली है, जिसका जिक्र कर रहे हैं अनीश जी, लंबे समय से नीतीश कुमार जी के साथ उनका गठबंधन है, बीच में आरजेडी के साथ आते जाते रहे वो, तो सरकार की जो कामयाबी है या सरकार की जो विफलता है, सरकार का अपना जो परफॉर्मेंस है, क्या ये बिहार के लोगों में यह भी एक मुद्दा है, या लोग वाकई फॉरगेट, सब भूल जाते हैं, और मोदी जी जो आते हैं और जो वो चमत्कार करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि वो माहौल को बदल देते हैं। इसीलिए हर जगह बीजेपी चाहती है कि मोदी जी केवल वही आए, दूसरा कोई आवे या ना आवे। तो क्या आपको लगता है मोदी जी, बिहार की सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में कोई डिस्कोर्स, कोई चर्चा, कोई विमर्श बिहार में जो होगा उसको वो खत्म करके और अपना विमर्श इम्पोज करने में, या बिहार पर एक तरह से उसको उसको प्रभावी करने में कामयाब हो पाएंगे? जी, पिछले 20 सालों से कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी अगर बिहार में राज कर रही है तो नीतीश जी के नाम और उनके चेहरे को लेकर के नीतीश जी ही आगे हैं। लेकिन नीतीश जी की जो अभी हालत है, अब उनके जरिए बीजेपी को उम्मीद नहीं है कि अब ये नैया पार लगेगी। इसलिए नीतीश जी से किनारा भी करना है, उनसे छुटकारा भी पाना है। आज कुछ लोगों को लग रहा था कि नीतीश जी बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। सुबह में मैंने एक चर्चा में
मैं एक चर्चा में था तो उसमें एक पैनलिस्ट ने कहा कि नीतीश जी का बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि वो ठीक हो रहे हैं। मैंने भी कहा कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कितना अस्थाई है ये देखने की जरूरत है। और दोपहर होते होते खबर आ गई कि नीतीश जी एक कार्यक्रम में थे और वहां पर उन्हें जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं सिद्धार्थ, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने उनको एक पौधा भेंट किया, छोटे से गमले में रखा हुआ पौधा, और नीतीश जी ने उसको ग्रहण किया और उसको एसीएस के माथे पर रख दिया। वो पूरा जो दृश्य है वो अपने आप में एक बड़ा मजाक टाइप का लग रहा था, और नीतीश जी की जो जिस स्थिति को लेकर के चर्चा होती रहती है उस पर भी सवाल खड़ा होता है। तो अब ये सवाल बन रहा है कि नीतीश जी की जो स्थिति है उसमें ये सबको पता है कि नीतीश जी बहुत ही स्थिर भाव में अभी नहीं है। उनका स्वास्थ्य, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ दिखाता है कि बहुत स्थिर भाव में दिखते नहीं है। तो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या बीजेपी निर्भर होकर के चुनाव में जाएगी? मैं समझता हूँ कतई नहीं। बीजेपी यहाँ मोदी जी के भरोसे बिहार का चुनाव लड़ेगी, ये बात तय है। और मोदी जी जो आ रहे हैं और वो जहाँ जा रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव का आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि बीजेपी वहां पर काराकाट हार गई, औरंगाबाद हार गई, भोजपुर हार गई और इधर पटना हार गई। तो ये जो इलाके हैं और इन इलाकों में जो विधायकों की जो संख्या है उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण इलाका है जहां मोदी जी अपने ये लोगों को चार्ज करने के लिए आ रहे हैं, और उनमें वो ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा माहौल है उसको गरमाने की कोशिश करने वो आ रहे हैं। तो एक तो मकसद ये है। दूसरा ये है कि बिहार को चुनाव आते आते पूरा मोदीमय करना है और भगवामय भी करना है। इसके पीछे आपने देखा कि मधुबनी में सभा हुई, फिर अब वो विक्रमगंज आ रहे हैं, पटना में रोड शो करेंगे, और मुझे लगता है कि अभी जब चुनाव की घोषणा होने से पहले भी मोदी जी का कुछ कार्यक्रम बिहार में होगा, और चुनाव की घोषणा के बाद तो फिर चुनावी सभाएं होंगी ही होंगी। तो अभी जो स्थिति है उसमें साफ साफ दिखता है कि नीतीश जी के भरोसे बीजेपी नहीं है। अभी जो वहाँ दिल्ली गए थे नीतीश जी, वहाँ नीति आयोग की बैठक में वो नहीं गए, और एनडीए की बैठक में बीच में उठ करके चले आए। उनको लेकर कई तरह की कहानियां चल रही हैं, उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कुछ कहते कुछ सुनते हुए। तो ये सब जो है, ये सब एक तरह से सिग्नलिंग है कि बीजेपी को बहुत कंफर्टेबल नहीं है यहाँ बिहार में नीतीश जी को लेकर के। और लेकिन नीतीश जी के भीतर से जो चीजें जो आ रही, जो हम लोग तक जो बात पहुंच रही है, उसमें यह है कि नीतीश जी के भीतर का एक हिस्सा जो उन जिनको हम और मैं खास करके मैं कहता हूँ गैंग ऑफ फोर, उसके पक्ष उसके खिलाफ है। तो वो हिस्सा ये चाहता है कि बीजेपी से हार्ड बार्गेनिंग की जाए। तो नीतीश जी शायद जो वहाँ जो बातचीत जो वार्ता हो रही थी उसमें जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था, जो संकेत मिल रहे थे, वीडियो तो उसका उसमें साउंड तो था नहीं, लेकिन जो साफ साफ दिख रहा था उससे लग रहा था कि बहुत ही कुछ हार्ड आर्गुमेंट हो रहा है वहां पर, जिसको मोदी जी इग्नोर करना चाह रहे थे और नीतीश जी सुनाना चाह रहे थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वो निकल गए वहां से। तो ये जो पूरा दिखाई दे रहा है उसमें मुझे लगता है कि ये मसले सबने सामने आएंगे, सीटों का एडजस्टमेंट से लेकर के और चेहरा को आगे ले जाने के लिए। नीतीश जी निश्चित रूप से उनके साथ में एक चेहरा के रूप में रहेंगे, उनको लेकर के घूमेंगे, लेकिन फ्रंट से लीड करेंगे मोदी जी, दूसरा कोई नहीं करेगा। अगर नहीं करेंगे तो बिहार का चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसको निकालने की कोशिश मोदी जी ही करेंगे और मोदी जी इसकी तैयारी में है। और मैं कह रहा हूं कि मोदी जी बिहार चुनाव की घोषणा से पहले बिहार को भगवामय और मोदीमय करेंगे। इसके लिए दो तरह की तैयारी है, एक राजनीतिक तैयारी है और एक धार्मिक और सांस्कृतिक तैयारी के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसमें जो तरह तरह के बाबा आ रहे हैं। और सबसे पॉपुलर और बीजेपी के सबसे ज्यादा बड़े प्रचारक बाबा जो हैं वो बागेश्वर यहाँ आकर के अभी गया है यहाँ से, और वो फिर आएगा यहाँ करने के लिए। उसकी बाबागिरी हिंदू राष्ट्र बनाने से लेकर के और बीजेपी को वोट करवाना है,
और पाकिस्तान को सबक सिखाना है, यही उनका प्रोजेक्ट होता है। तो आप समझ लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ कि भगवा में करना है, उसके लिए दो तरफा काम हो रहा है। एक इस तरह के बाबाओं को भेजना है, वो इसके पहले भी आए थे, उसके पहले भागवत आए थे, उसके बाद रविशंकर, श्री श्री रविशंकर आए थे, और मोदी जी के 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। तो ये जो पूरा ये मुझे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को इस चुनाव को अपने कंधे पर लेकर के मोदी जी आगे लेकर के बढ़ेंगे, और उसमें बाकी लोग उसमें वो उस भीड़ का हिस्सा होंगे। मुखरा और ये समझिए कि लीड करने वाला चेहरा मोदी जी ही होंगे। बिल्कुल, एक 2 लाइन की एक टिप्पणी फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आपने श्री श्री रविशंकर का जिक्र किया। उनके कार्यक्रम में मैंने पप्पू यादव, जो आजकल कांग्रेस के काफी नजदीक हैं, उनको मैंने देखा कि पप्पू यादव भी उनके कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहे थे श्री श्री रविशंकर के साथ। ये क्या मामला था, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए? देखिए, पप्पू यादव जो कहीं दिखते हैं, पप्पू यादव के साथ संकट ये हो गया हुआ है कि वो कहते हैं ना कि बिन फेरे हम तेरे। तो पप्पू जी ने जो कांग्रेस के साथ जो फेरे लगाए, वो समझिए कि वो फेरे पूरे होने से पहले ही तलाक हो गया। अब उसके बाद दिक्कत उनके साथ है कि उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया था। अब फिर जब अभी हाल में बात चली कि उन्होंने फिर घोषणा की कि हमारी पार्टी का मर्जर होगा, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भाई एक पार्टी का 2-2 बार मर्जर एक साल में कैसे होगा? एक बार आपने तो मर्जर कर लिया, फिर दोबारा कहाँ से क्या कोई पार्टी का कुछ हिस्सा बचा हुआ है बाहर, यानी कि पूरा हिस्सा चला गया, पूछ बाहर रह गई हुई है जिसको आप भीतर करना चाहते हैं। तो ये उनके साथ दिक्कत ये है कि पार्टी का मर्जर कर देने के बाद उनको न तो इंडिया अलायंस में उनके लिए कोई जगह है, तो इंडिविजुअली वो अपना एक चुनाव तो जीत गए, लेकिन जो जिस तरह का उनका और वर्क ऑफ स्टाइल है, उसमें उनको उनके पास अब पार्टी नहीं है, तो क्या पार्टी खड़ी करेंगे? तो पार्टी तो खड़ी करने जा नहीं दे रहे हैं। तो उनको ऐसे लोग चाहिए जहां वो जाकर के अपनी अहमियत दिखाएं। तो रविशंकर जी के साथ जाने का मकसद ही उनका यही था कि उन रविशंकर एक बड़े ये वर्ग को प्रभावित करने वाले लोग हैं, उनको मीडिया उनको बहुत तवज्जो देता है। तो ऐसे मंच पर पप्पू जी का जाना, मुझे लगता है कि वो मीडिया अट्रैक्शन भी है, लोगों के बीच में बने रहने की जो कोशिश है वो है, और ऐसे अफसरों को छोड़ते नहीं है मुझे। जी, अनीश जी, नीतीश कुमार जी जो बता रहे हैं हेमंत जी कि भाई वो उस रूप में शायद इस चुनाव में उतना बड़ा उनका रोल नहीं होगा, या उतने बड़े प्रचारक के रूप में नहीं सामने आएंगे जो अक्सर वो होते थे, और इसकी जो भरपाई है वो सब अकेले मोदी जी को करनी होगी एनडीए के एक नेता के तौर पे। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी का जो सामाजिक आधार है, मैं केवल कुर्मी कम्युनिटी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी के बारे में भी कह रहा हूं, जो आरजेडी वगैरह के मुकाबले नीतीश कुमार जी के साथ ज्यादा हिस्सा रहा है हाल तक, तो क्या वो मोदी जी से भी आइडेंटिफाई हो पाएगा अगर नीतीश जी नहीं दिखाई देंगे, या दिखाई देंगे लेकिन वो प्रभावी नहीं दिखाई देंगे? क्या ललन सिंह से संजय झा, जो अभी विदेश डेलीगेशन के पार्ट बनकर गए हैं, बल्कि अध्यक्ष हैं, या अशोक चौधरी जो उनकी पार्टी के प्रमुख 3 नेता ये हैं, तो क्या इन लोगों के भरोसे जो जेडीयू का सामाजिक आधार है, जो ईबीसी के बारे में खास तौर पे, क्या वो मोदी जी के साथ अटैच हो जाएगा? क्या ये जो बाबा लोग घूम रहे हैं, क्या उनके बीच में इतना ज्यादा काम कर दिया है कि वो वाकई मगन होकर के और धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश को लेके जिस तरह की बातें भी की हेमंत जी ने, या जिस तरह की बातें फैलाई जा रही है, ये बात इस पूरे 20 साल से इस पूरे गठबंधन को अनस्टेबल, अस्थिर बना रहा है। अब मोदी जी अगर उस भूमिका को लीड करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है कि नीतीश का जो सामाजिक आधार है वो असहज होगा। और जब जब ये आधार असहज हुआ है, भाजपा को परेशानी हुई है, जैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में देखिए, इस बार वो मोदी जी कहाँ आ रहा है? मगध और शाहाबाद के इलाके में। यही वो इलाका है जहां भाजपा को पटकनी मिली थी या उनको सीटें कम आई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में दानापुर से लेकर आप औरंगाबाद चले जाए, लगभग पूरे की पूरी सीटें महागठबंधन की थी। महागठबंधन कमजोर पड़ता है दरभंगा कमिश्नरी, कोसी कमिश्नरी, और ये मुजफ्फरपुर, मतलब गंगा के उत्तर में।
ये 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 कमजोरी महागठबंधन की। मैं ये कह रहा था कि अगर भाजपा इतनी असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए इतने बाबाओं को उतारा है, चाहे बागेश्वर हो, रविशंकर हो या जितने, ये उनकी असुरक्षा का द्योतक है। तो एक तरफ एनडीए गठबंधन अस्थिर है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, दूसरी तरफ महागठबंधन को देखिए, 6 पार्टियों का जो अलायंस है, 3 लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस, वीआईपी और राजद, पहली बार इन लोगों ने मीटिंग करके अपने कार्यर्स की बैठक की और अब उसको ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, पंचायत लेवल पर ले जाने की जो थोड़े बहुत मिसगिविंग्स रहते हैं, संदेह रहते हैं, उनको कार्यकर्ताओं के स्तर पर उसको पाटने की कोशिश हो रही है। और तो ये सारी चीजें मिलकर मुझे नहीं लगता कि एनडीए के लिए अनुकूल होगा। हालांकि जो लोग आपको कास्ट इक्वेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये जाति के इतने वोट, तो आपको बताएंगे कि एनडीए और महागठबंधन के बीच 5% का ह्यूज गैप, जो बड़ा गैप माना जाता है। लेकिन जाहिर है कि जाति या इस तरह की चीजें कोई ठहरी हुई इकाई नहीं रहती कि सब कुछ उसी अनुसार सेट पैटर्न पे काम करती है। जो व्यवस्थागत जनित दबाव है, जो ओवरऑल राजनीतिक माहौल है, और सबसे बड़ी बात, महागठबंधन कोशिश कर रहा है 2020 की तरह कि जो एक नैरेटिव आया था सामने महागठबंधन के पास, बहुत ताकतवर नैरेटिव था पढ़ाई कमाई दवाई का, कि जो धार्मिक आख्यान है उसके बजाय जीवन के मसाइल मसलों को लेकर एक नैरेटिव बनाया, और ये मेरे ख्याल से भाजपा के लिए बहुत मुश्किल और भारी पड़ेगा। हेमंत जी, बिल्कुल आखिर में आप को क्या लगता है कि हम चूंकि आज केवल मोदी जी के इस मुद्दे पर ही केंद्रित कर रहे हैं कि अगर फिर आगे हम और सवालों पर बात करेंगे अगले किसी कार्यक्रम में, जो अलग अलग पार्टियां हाल के दिनों में बनी हैं, गठबंधन भी उनका बना है, कई पार्टियां आपस में भी मिल रही हैं, वो अलग एक मुद्दा है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो जैसा हमने पहले भी कहा कि भाई ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए, आतंक से लड़ने के लिए एक कार्रवाई थी, और जिसके दौरान, इस कार्रवाई के दौरान संपूर्ण विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया। मीडिया ने भी काफी हद तक, बल्कि मीडिया तो वैसे भी साथ देता है, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया भी जो है वो भी इस मुद्दे पर क्रिटिकल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या इस मुद्दे को मोदी जी स्वयं अपना मुद्दा बनाने में कामयाब हो पाएंगे, या इस राष्ट्रीय मुद्दे को जिस पर सर्वसम्मति थी वो उनके लिए मुश्किल होगा उसको भुना पाना? सीधे शब्दों में कहें कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी का भुनाना मुश्किल होगा बिहार की जमीन पर, या वाकई भुनाने में सक्षम हो सकेंगे? देखिए, मोदी जी इस मसले को में विपक्ष को न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे, और वो इसमें कुछ हद तक वो सफल भी रहे हैं विपक्ष को न्यूट्रलाइज करने में। तो ये तो एक उनकी एक कामयाबी मुझे दिखाई दे रही है कि उन्होंने विपक्ष को न्यूट्रलाइज किया है और इस मुद्दे को अपना मुद्दा बना लिया है। इसीलिए वो जो बड़ोदरा में उनका भाषण जो हुआ है, उन्होंने दाऊद में जो कुछ कहा है, उन्होंने कच्छ में जो कुछ कहा है, उसमें साफ साफ वो इसको अपना पूरा श्रेय खुद को ले रहे हैं और पूरी पार्टी इसमें लगी हुई है। लेकिन विपक्ष के सामने जो विपक्ष जो सवाल कर रहा था, विपक्ष जो सवाल, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अगर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की भी बात कर ली जाए तो क्या विदेश भेज करके पाकिस्तान और भारत के बीच के मसले को उसमें तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं दिखाया जा रहा है। ये तो तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप ही हुआ कि आप इसको दूसरे देशों में भी ले जा रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा मसला नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान का वह युद्ध नहीं है जिसके बाद बांग्लादेश बना था। इसमें ये कश्मीर का भी पीओके का भी मसला है इसमें। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष लगातार ये पूछ रहा था कि ठीक है, चलिए हमारे ऊपर हमारे पर्यटकों को मारा गया, आतंकी आ गए, लेकिन जो सुरक्षा में चूक हुई, जो आतंकी घर घुसे और मार करके निकल गए, उनकी पहचान आज तक क्यों नहीं हुई? तो ये सारे जो सवाल है, और खास करके ट्रंप की जो भूमिका है, जो ट्रंप ने एक भारत के पूरी जो पॉलिसी रही है आजादी के बाद से, उस पूरी पॉलिसी को उलट करके रख दिया उन्होंने। तो अब ये पूछा जा रहा है कि उधर से अगर ट्रंप कह रहे हैं तो मान लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोलते हैं, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि झूठ बोल रहे हैं, तो क्या ट्रंप का जवाब कोई सूत्रों के हवाले से हो सकता है, या ट्रंप का जवाब मोदी जी हो सकते हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी आकर कह दें कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो विपक्ष के बहुत सारे सवालों को मोदी जी ने न्यूट्रलाइज किया है और इस मुद्दे को अपना बना लिया है। जी
जी, हेमंत जी, हमारा बिल्कुल अब समय खत्म हो रहा है, लेकिन अनीश जी से एक टिप्पणी ज़रूर लेंगे कि ये क्या आपको अनीश जी लग रहा है कि विपक्ष जो एक गठबंधन जो है महागठबंधन, उसके जितने भी प्रमुख दल हैं, क्या उनको वाक़ई इसका कोई उसकी कोई काट है? मोदी जी के इस संभावित प्रचार के एजेंडे की? कोई काट है ऐसी जो इतनी अट्रैक्टिव हो कि जनता कहे कि ये मोदी जी जो कह रहे हैं हम उसमें नहीं पड़ेंगे और हम तो वही करेंगे जो हम पहले सोच रहे थे? उर्मिलेश जी, आप इसकी तुलना पहलगाम की घटना को पुलवामा से देखिए। इस बार पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर जिस तरीके से मोदी जी को कहा कि आप कार्रवाई करिए, तो मोदी जी के पास जो एक नेशनलिज्म का, पाकिस्तान विरोध का जो एक जो कहे कि मोनोपोली थी पुलवामा के वक्त, वो इस बार नहीं है। और वो विपक्ष ने, बल्कि हम एक विपक्ष ने न्यूट्रलाइज किया मोदी जी को। और इस बार पुलवामा के वक्त मोदी जी का नैरेटिव डोमिनेट करता था। इस बार मोदी जी के नैरेटिव में जगह जगह छेद, जगह जगह उसमें पैबंद है, चाहे वो उसके सीज फायर में 50 तरह की बातें आ रही है, राफेल गिरने की बात, ट्रम्प का बात, और इन बातों को महागठबंधन के लोग भी थोड़ा नीचे ले जा रहे हैं। तो लोगों के पास पहले जो एक तरफा नैरेटिव रहता था, अब दूसरा नैरेटिव भले ही कमजोर है, स्कैटर्ड है, थोड़ा ये है, तो ये एक छेद उसमें महागठबंधन करने में सफल हुआ। ये नेशनलिज्म और पाकिस्तान विरोध एक तरफा भाजपा का कहे कि उसकी इजारेदारी थी, उसको महागठबंधन उसमें छेद तो कर ही दिया है, और इसलिए वो एडवांटेज पोजीशन। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी, और मैं कोशिश करूंगा और आप लोगों से अभी अनुरोध भी करता हूं कि 30 तारीख को हम लोग फिर एक बार बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, आदरणीय मोदी जी के दोनों भाषणों को या दोनों आह्वानों को सुनने के बाद, जो उनका भाषण होगा पटना में, या भाषण अगर न दे तो प्रेस के साथ बातचीत होगी, जो भी होगा उसके बाद, और विक्रमगंज की रैली के बाद हम जरूर इस पर बात करेंगे दोस्तों। तो आप हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल।